आज अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1.3। ठीक है, तो इसमें अपन को क्या बोला गया है, चेक द रेशियो के ई स्क्वायर बाई जी एम ई बाई एम पी इज डायमेंशनलेस। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो ये रेशियो गिवन है आपको वो डायमेंशनलेस है। तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता होगा कि अगर अपन को किसी की भी यूनिट पता हो, किसी भी क्वांटिटी की अगर अपन को यूनिट पता है तो हम बड़ी ही आसानी से उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकते थे। जैसे आपको याद होगा कि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती थी, डिस्टेंस की यूनिट होती थी मीटर। तो डिस्टेंस की यूनिट आपको पता है मीटर होती है, तो आप इसकी हेल्प से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकते थे जो कि होता था एल, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट है मीटर, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आता था, एल आता था। आप लोगों को याद होगा। या फिर अगर मैं मास की बात कर लूँ तो जो मास होता है, मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, केजी। तो केजी जब ऐसी यूनिट होती है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आता था एम आता था। तो मैं क्या करूँगा, इस वाली रेशियो का अगर मुझे यूनिट पता चल जाए तो मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला पता कर लूँगा। अब जो भी यूनिट आएगी उसके अकॉर्डिंगली अपन डिसाइड कर लेंगे कि क्या ये डायमेंशन लेस है या फिर इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है। क्लियर है? तो अपन का पहला टारगेट क्या है, सबसे पहला हमारा टारगेट है कि भाई इस के ई स्क्वायर बाई जी एम ई एम पी का एक यूनिट पता करना। क्लियर है? तो यूनिट पता करने से पहले ये पता होना चाहिए कि भाई ये क्वांटिटी क्या क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर के क्या है। के आपका जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। जैसे जब हम फॉर्मूला लगाते हैं ना, आपको याद होगा कि एफ इक्वल टू क्या होता था, एफ इक्वल टू होता था के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। याद आ रहा है? तो जो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता था, इसमें ये आपका के है। तो यहाँ से मैं के की यूनिट निकाल सकता हूँ, बड़े आराम से निकल आएगी। आर को एफ के पास ले जाओ, तो ये मेरा हो गया एफ आर स्क्वायर इक्वल्स टू के Q1 Q2। यहाँ से मुझे अगर के की यूनिट चाहिए तो Q1 Q2 को भी इस साइड ले आऊँगा, तो मेरा आ गया एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2 इक्वल्स टू के। तो यहाँ से हम के की एसआई यूनिट पता कर सकते हैं। अगर आप लोगों को डायरेक्ट एसआई यूनिट पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर फोर्स होता है, फोर्स की एसआई यूनिट होती है अपन की न्यूटन। डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर। अब चूंकि आर का स्क्वायर है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है? डिवाइडेड बाई, आप लोगों को पता है चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम। तो ये आपका हो गया कूलम स्क्वायर। तो जो के की यूनिट निकल के आई वो निकल के आई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर किसी बच्चे को डायरेक्टली यूनिट पता है तो कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कैलकुलेट करना ही करना है। आपको डायरेक्ट याद है, बहुत अच्छी बात है, सीधा लगाओ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के की यूनिट पता चल गई। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या है, अब हमारा टारगेट है ई की यूनिट पता करना। ई की यूनिट तो आराम से पता चल जाएगी, क्योंकि ई देखो चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलम होती है। तो ई की यूनिट पता चल गई। आगे आ जाओ जी। अब जी क्या है हमारा, आपको याद होगा जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिट क्या होती थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वरना चाहो तो निकाल सकते हो, फिर से वही बोल रहा हूँ, वरना जी की अगर डायरेक्ट याद हो तो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लेकिन कुछ बच्चों को डाउट आएगा तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता था, एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो जब मुझे g निकालना है तो m1 m2 और r को कहाँ ले जाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। क्लियर है? इक्वल्स टू जी। अब जो भी क्वांटिटी है उनको अपने अपने एसआई यूनिट में लगा दो, अपने आप आपको जी की यूनिट पता चल जाएगी। तो एफ आपका न्यूटन, आर आपका डिस्टेंस यानी कि मीटर, अब चूंकि आर स्क्वायर तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम यानी कि केजी मल्टीप्लाई बाई केजी, दूसरा m2 है तो आपकी यूनिट आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कितनी आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, वो सेम यही आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो आपको जी की भी यूनिट पता चल गई, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर के की यूनिट पता चल गई, ई की यूनिट पता चल गई, जी की पता चल गई। अब चूंकि एम ई ये डिनोट कर रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को और एम पी डिनोट कर रहा है मास ऑफ प्रोटॉन को, और हम जानते हैं कि मास की यूनिट क्या होती है, केजी। तो ये भी हमें पता चल जाएगी। तो हम सीधा इसमें पता करते हैं कि इसका भाई डायमेंशन क्या निकलेगी। अब इसका हमें जैसी यूनिट पता चल जाएगी वैसे हम बता देंगे इसकी डायमेंशन क्या निकलने वाली है। तो लिख देते हैं। तो यहाँ पहले मैं लिख लेता हूँ, फॉर्मूला क्या है मेरा, के ई स्क्वायर बाई जी एम ई एम पी। ठीक है, तो क्या है मेरा, के ई स्क्वायर बाई जी एम ई और एम पी। ठीक है, यूनिट पुट करते हैं। के की यूनिट क्या आई थी, अभी अभी आपने देखा के की यूनिट आई थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
तो के की जगह आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ई की यूनिट की बात कर लेता हूँ, ई की। तो ई की यूनिट क्या होगी भाई? चार्ज है, चार्ज यूनिट कूलम होती है, ई स्क्वायर है तो ये भी कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। जी की यूनिट क्या निकली अभी? जी की यूनिट आपकी निकली न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। कितनी निकली मेरे भाई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एम ई एम पी। यहाँ पे एम ई बता रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एम पी बता रहा है मास ऑफ प्रोटॉन। तो जब दो मास का मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? के जी इंटू के जी यानी के जी स्क्वायर। अब कैलकुलेट करते हैं। देखो के जी स्क्वायर से के जी स्क्वायर गया, कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर गया, तो आपका यहाँ पे क्या बचा? ऊपर बचा न्यूटन मीटर स्क्वायर और नीचे बचा न्यूटन मीटर स्क्वायर। और मेरे भाई देखो ये भी कट गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जब यूनिट ही नहीं रही, नो यूनिट, तो जब इस रेशियो की कोई यूनिट ही नहीं निकल कर आई तो डायमेंशन कैसे निकल के आएगी? तो इससे ये प्रूव हो गया कि जो ये रेशियो है वो डायमेंशन लेस है, यानी इसकी कोई भी डायमेंशंस नहीं है। रीजन आपके सामने है कि भाई इसकी कोई भी यूनिट निकल कर नहीं आई, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो के ई स्क्वायर आया था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इनटू कूलम स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कट गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे में के जी स्क्वायर कट गया, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर से पूरा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर डिवाइड हो गया और लास्ट में हमें कोई भी यूनिट नहीं मिली। तो इसके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि जो ये रेशियो है वो हमारा डायमेंशन लेस है। अब आगे क्या बोला गया है इसमें? आगे बोला गया था डायमेंशन लेस तो प्रूफ हो गया भाई, सीधी बात है, कोई यूनिट ही निकल के आई तो डायमेंशन भी नहीं है। आगे बोला गया लुक अब द टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, यानी अब अपन को इस रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है भाई, तो पहले रेशियो लिख लेते हैं फिर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। रेशियो क्या है हमारा? रेशियो है के ई स्क्वायर बाई जी एम ई और एम पी। तो रेशियो निकालने से पहले हमें सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे के की वैल्यू क्या होती थी? आपको याद होगा के की वैल्यू होती थी 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई चार्ज, किसी भी इलेक्ट्रॉन पर या प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और इसका स्क्वायर। क्लियर है? इसकी हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं और भाई मैं पूरी वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है बीच में छोड़ के डायरेक्ट आंसर बता दूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखते चलो एक एक स्टेप, क्योंकि मोस्टली जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है ना वो यही प्रॉब्लम आती है कि कैलकुलेशंस कैसे करें, तो इसीलिए मैं एक भी स्टेप मिस नहीं करने वाला। जी की वैल्यू क्या होती थी? जी की वैल्यू आपको याद होगी 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे मुझे तो वैल्यू याद नहीं है, तो भाई याद करनी पड़ेगी, कोई और ऑप्शन नहीं है, सारी वैल्यू कांस्टेंट है, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31। तो ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लिखना है मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, यानी 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27। ठीक है, अब इस वाली कैलकुलेशन को देखे काफी लोग घबरा जाते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो अभी मैं इसकी वैल्यू निकालने वाला हूँ, देखो ध्यान से समझना एक बार स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला काम तो एक काम करो, जितने ये होल नंबर है ना उनको एक तरफ लिख लो, होल नंबर या उसे इंटीजर कह लो, जो 10 की फॉर्म में नहीं है उनको एक तरफ लिख लो, 10 की फॉर्म वालों को एक तरफ लिख लो। देखो स्टार्ट करते हैं, देखो 9 लिखा हुआ है इसे इधर ही लिखा रहने दो, मल्टीप्लाई बाई 1.6 का स्क्वायर है तो यानी यहाँ पे लिख लो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 1.6। ठीक है, तो 1.6 आ गया इनटू, अब जो 10 के बचे हुए हैं उनको एक साइड लिख लो, यानी 10 टू दी पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर माइनस 19। तो ये आपका न्यूमरेटर की बात हो गई। अब इसी तरीके से अपन डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, तो डिनोमिनेटर में हम अपनी होल नंबर या कह लो इंटीजर्स उनको अलग लिख लेते हैं। तो 6.67 मल्टीप्लाई बाई 9.1 मल्टीप्लाई बाई 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर माइनस 31 एंड लास्ट आपका 27। ठीक है, देखो भाई मैं एक एक कैलकुलेशन एक एक स्टेप आपको दिखा रहा हूँ, मैं कोई भी डायरेक्ट स्टेप नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है कि मेन प्रॉब्लम जो आती है वो कैलकुलेशन में ही आती है। अब देखो आगे क्या करने वाले हैं, पहले 10-10 वालों को सॉल्व कर लेते हैं, किस तरीके से आंसर आएगा वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो 10-10 वालों को सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद में करूँगा। तो देखो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 एज इट इज। अब देखो 10 टू दी पावर माइनस 19 10 टू माइनस 19, आप लोग जानते हो कि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, तो माइनस 19 तो होगा 10 टू दी पावर 38।
अब ये हुआ 10 टू द पावर -38, लेकिन ये है +9, तो -38 + 9, तो जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका 10 टू द पावर -29। क्लियर है? मैं इतनी तो उम्मीद कर सकता हूँ कि इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, 10 टू -29। अब नीचे देखते हैं न्यूमरेटर में क्या आएगा। 6.67 एज इट इज है, मल्टीप्लाई बाई 9.1 एज इट इज, 1.67 एज इट इज, इनटू, अब नीचे सॉल्व कर लेते हैं। 10 टू द -11, 10 टू द -31, 10 टू -27, तीनों पर ही नेगेटिव पावर है, यानी कि बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होता है, तो -11, -13, -27 तीनों को ऐड कर लो। जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, मेरा आएगा 10 टू द पावर 9, कितना आएगा 10 टू माइनस का 69। यहाँ तक बिल्कुल स्टेप क्लियर है। पहले इसे मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने देखो इसे नेक्स्ट पेज पे लिख लिया, जो सेम वैल्यू हमने नोट कर ली, 9 × 1.6 × 1.6 × 10 टू -29, और अपन का डिनोमिनेटर में है 6.67 × 9.1 × 1.67 × 10 टू द -69। ठीक है, आगे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले अपन 10 वालों को सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको पता है, देखो ये 10 वाली जो पावर और नेगेटिव में है, जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव हो जाएगा, हमारी वैल्यू हो जाएगी 9 × 1.6 × 1.6 मल्टीप्लाई बाई ये 10 टू द पावर -29 एज इट इज, और जो हमारी ये 10 - 69 है, ये हमारा हो जाएगी वैल्यू पॉजिटिव, यानी ये हो जाएगा 10 टू द पावर 69। यहाँ तक क्लियर है? तो अब अपन का जो डिनोमिनेटर बचा वो बचा 6.67 × 9.1 × 1.67। क्लियर है? अब आगे ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ऊपर, तो सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी 9 × 1.6 × 1.6 इंटू, अब देखो 69, 10 टू -29 नेगेटिव है और 69 पॉजिटिव है। तो आपको पता है जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो -29 + 69, इसको सॉल्व करोगे तो जाएगा 10 टू द पावर 40। कितना जाएगा मेरे भाई? 10 टू द पावर 40 डिवाइडेड बाई, नीचे आपका बचा 6.67 × 9.1 × 1.67। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से कि सारे जो 10 की फॉर्म में थे वो सारे सॉल्व हो चुके हैं। अब देखो आगे स्टेप क्या करना है हमें, यहाँ तक अपने नोट कर लिया। अब देखो आगे क्या करना है। अब हमारे 10 की फॉर्म में जितने भी थे वो सारे सॉल्व हुए। अब देखो काफी हद तक ये कैलकुलेशन बहुत ईजी हो चुकी है। अब बस देखो होने वाला ओवर, जो आपका होल नंबर लिखा हुआ है उसे एज इट इज लिखा रहने दो। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आके एक स्टेप करना है कि जो भी आपके डेसिमल की फॉर्म में नंबर है ना, उनको राउंड ऑफ कर दो। राउंड ऑफ करना तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, उनको राउंड ऑफ करो डेसिमल्स में लिखे हुए हैं। जो होल नंबर में उसको एज इट इज लिखा रहने दो। जैसे देखो 9 है तो 9 को मैं नहीं टच करूंगा, इनटू। अब देखो 1.6 क्या होता है आपका 1.5, यानी कि आधे से मतलब 1.5, यानी कि 1 और आधे उससे ज्यादा 2 के क्लोज। तो 1.6 किसके नियर बाई आ रहा है? 0.6, 2 के नियर बाई। तो 1.6 किसके क्लोज है? 1 के क्लोज है, 2 के क्लोज है, तो 2 के क्लोज है। तो 1.6 राउंड ऑफ हो गया 2 की तरफ। ठीक है, 1.7 होता तो भी 2 की तरफ जाता, 1.3 होता तो मैं 1 की तरफ राउंड ऑफ कर लेता इसको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 1.6, ये भी मैं 2 की तरफ राउंड ऑफ कर दूंगा, इनटू 10 टू द पावर 40 एज इट इज, ये तो लिखा ही हुआ है, डिवाइडेड बाई आपका 6.67। अब देखो ध्यान से समझना, 6 पॉइंट समथिंग, यानी 6 पॉइंट समथिंग क्या, 6 और 7 के बीच में, लेकिन 6.67 जो 50 से बड़ा है। तो जब हम राउंड ऑफ करेंगे 67 को, तो नेक्स्ट नंबर के पास जाएगा, यानी 6.67 बन गया आपका 7 मल्टीप्लाई बाई 9.1, वही वाली बात आ गई अभी, 0.1 थोड़ा सा 9 से ज्यादा है, यानी कि राउंड ऑफ करके 9 हो गया, इनटू 1.67 यानी 1 और उससे कुछ ज्यादा। अब 0.67 यानी 50 से ऊपर निकल गया, यानी किसके क्लोज चला गया? 2 के क्लोज चला गया, तो ये बन गया आपका 2। क्या इस तरीके से लिख पाओगे? राउंड ऑफ कर दिया। अगर ये आपको करना आता है तो अब आपके लिए कैलकुलेशन करना फिजिक्स के अंदर बहुत आसान होगा। देखो अपन का आंसर लगभग आ जाएगा। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट। अब हमारा क्या बचा? ऊपर 2 बचा इंटू 10 टू द पावर 40 बचा, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर 40 डिवाइडेड बाई 7, हमारा ये बच्चा। हाँ कि ना, कोई दिक्कत? अब एक बार बताऊं, यहाँ पर 10 टू द पावर 40 है, यानी 10 तो बहुत सारे हैं, तो क्या मैं यहाँ से एक जीरो 2 को नहीं दे सकता? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक जीरो दे दो। तो ये आपका हो जाएगा 20 इंटू, अब 10 में से 10 की पावर 40 था, यानी 40 जीरो थे, उसमें से एक 2 के पास चला गया, तो यहाँ बचा 39 डिवाइडेड बाई 7। अब डिवाइड कर दो, तो ये आपका आ गया 7 टू 14.7, 2.8 इंटू 10 टू द पावर 39,
यानी कि जो आपके रेशियो की वैल्यू आई है वो 2.8 इंटू 10⁻39 आई है। बिल्कुल क्लियर है, और यही आपका अप्रॉक्स आंसर है, उन्होंने भी अप्रॉक्स ही बोला है। तो ठीक है, तो मैंने पूरी कैलकुलेशन करके दिखाई है कि आपका एग्जैक्टली 2.8 इंटू 10⁻39 कैसे आया। बिल्कुल क्लियर है। तुमसे बोला गया था कि भाई डायमेंशनलेस प्रूव करो, हमने वो कर दिया। फिर हमसे बोला गया था कि इस रेशियो की वैल्यू बताओ, हमने वैल्यू बता दी। अब इसमें एक क्वेश्चन और बोला गया है, आपको ध्यान से समझना। क्या बोला गया है इसमें? आपको बोला गया है कि व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, यानी कि जो इसमें रेशियो है उसका मीनिंग क्या है, वो क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। तो देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। तो पहले मैं वो लिख लेता हूँ, रेशियो क्या है, के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी। तो पहले लिख लेते हैं ऐसे। तो क्या आएगा, के ई स्क्वायर बाई जी एम ई एम पी। यानी कि जो ये रेशियो है इसकी वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई? इसकी वैल्यू हमारे लिए निकल के आई है 2.8 इंटू 10⁻39। कितनी आई है मेरे भाई? 2.8 इंटू 10⁻39 वैल्यू निकल के आई है। तो अब हम क्या करेंगे कि पूछ रहा है कि ये रेशियो क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, क्या बताना चाहता है। तो देखो ध्यान से समझना, मैं इसमें छोटा सा चेंज करना चाहता हूँ, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि ये रेशियो क्या बता रहा है। क्या मैं के ई स्क्वायर में आर स्क्वायर का डिवाइड कर दूं? आप कहोगे सर ऐसे कैसे अलाउ होता है, लेकिन देखो मैं आर का डिवाइड नीचे भी करूंगा, जी एम ई एम पी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी मैं आर स्क्वायर लिख रहा हूँ, उससे कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि देखो मैथ्स के अंदर तो अलाउ होता है ना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो वापस से वही रेशियो आ जाएगा, के ई स्क्वायर बाई जी एम ई एम पी। तो मैंने आर स्क्वायर दोनों तरफ लिख दिया। तो ध्यान से समझना, जो ये वैल्यू थी के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये क्या बन गया आपका? ध्यान से याद करो क्या होता था जब हम फोर्स निकालते थे दो चार्ज के बीच में, तो क्या आता था? एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आता था, हाँ कि ना? अब यहाँ पर के ई स्क्वायर है, तो हो सकता है दो चार्ज होंगे तो Q1 भी आपका ई होगा, Q2 भी आपका ई होगा, तो ई इंटू ई स्क्वायर बन गया होगा। यानी ये पूरी की पूरी वैल्यू जो बन गई वो बन गई एफ ई, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नीचे आ जाओ, अब आपको याद आ रहा होगा जी एम ई एम पी बाई आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती थी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, यानी एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी एक इलेक्ट्रिक प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी, ये एफ जी आ गया। यानी कि जो ये रेशियो है वो एक तरीके से एफ ई बाई एफ जी का है, 2.8 इंटू 10⁻39। यानी कि हमें ये रेशियो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो वैल्यू निकल के आई है वो एक कंपैरिजन है किसके बीच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में, और किस किस के? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के। तो देखो ध्यान से समझते हैं, एक आपका इलेक्ट्रॉन होगा, एक आपका प्रोटॉन होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। हम जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अट्रैक्ट करेंगे तो हमारे मन में एक ये वाली बात आएगी कि यार ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, या फिर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंपैरिजन किया गया है। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एफ ई, देखो अभी आपने देखा एफ ई अपॉन एफ जी कस टू 2.8 इंटू 10⁻39 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ई बाई एफ जी इक्वल्स टू कितना निकल के आया हमारा? 2.8 इंटू 10⁻39। यानी कहने का मतलब है एफ जी को जब राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दूंगा या राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा तो मेरी एफ ई इक्वल्स टू आ जाएगा 2.8 इंटू 10⁻39 इंटू एफ जी। यानी यहाँ से सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब कैलकुलेट हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट हो रहा है जब एफ जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स में 2.8 इंटू 10⁻39 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से सीधा सीधा समझ में आ गया कि आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा होती है और अप्रोक्सीमेटली 2.8 इंटू 10⁻39 टाइम्स इक्वल वो ग्रेटर होती है। तो यहाँ समझ में आ गया। तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत छोटी है, उससे 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दो एक इलेक्ट्रिक प्रोटॉन में जो अट्रैक्शन हो रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हो रहा है, और जो ये रेशियो है वो हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा है। और कितना टाइम्स ज़्यादा है? 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।